हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन। हम ये वाली मैगजीन कवर कर रहे हैं। इसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश विशेष, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ मंथली क्रॉनिकल मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो इन क्लासेस के साथ आप बुक खोल लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं आप उनको साथ में हाईलाइट करते चलें, ताकि आपके एग्जाम के लास्ट टाइम के रिवीजन में ये हेल्पफुल रहें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम इसमें डिटेल्ड न्यूज़ देखेंगे जो कि पेज नंबर 31 पे दी हुई है। फिर इसके बाद हम वन लाइनर न्यूज़ देखेंगे जो कि पेज नंबर 58 पे दी हुई है। और हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की वैसी ही क्लास डिस्कस करेंगे जैसा कि जो सीक्वेंस आपके बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए पहली न्यूज़ शुरू करते हैं। मरीन न्यूरोटॉक्सिन्स विषाक्तता, इसकी वजह से 24 फरवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में समुद्री भोजन की विषाक्तता की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा हुआ है टेट्रोडॉक्सिन्स टीटीएक्स के कारण, जो पफर फिश और ऑक्टोपस में पाई जाती है। टेट्रोडॉक्सिन्स के कारण हुआ है जो पफर फिश और ऑक्टोपस में पाई जाती है। और इससे क्या होता है कि ये तंत्रिका तंत्र, लकवा और श्वसन में जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। और इसका स्रोत पर्यावरणीय प्रदूषित प्रजातियों में संचयन से होता है। और इसका जो स्रोत है वो मछली के अंडे नहीं है, मेनली इसका सोर्स ये पफर फिश और ऑक्टोपस है। और ये क्या करती हैं कि ये बैक्टीरिया उत्पादित नहीं करती हैं। ये जब भी बॉडी में जाती हैं, ये जो टीटीएक्स होता है जब ये बॉडी में जाता है तो ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में लकवा उत्पन्न होता है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेट्रोडॉक्सिन्स टीटीएक्स मानव शरीर में मुख्य रूप से क्या प्रभाव डालता है? तो ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर मांसपेशियों में लकवा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये है पफर फिश। भारत के पहले स्वदेशी टीडी वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है 20 फरवरी 2026 को। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा स्वदेशी टिटनेस और डिप्थीरिया वैक्सीन का लॉन्च किया गया है। और इसको बनाया है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सीआरआई कसौली ने, और इसको सीडीएल से मंजूरी भी प्राप्त हो गई है। इसका लक्ष्य ये है कि ये 2026 तक 55 लाख खुराक की आपूर्ति कराएगा और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में पुराने टीटी वैक्सीन का स्थान लेगा। अब टीटी की जगह क्या जाएगा? टीडी। और कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु संक्रमण ये होता है, जो डिप्थीरिया होता है, ये कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो नाक और गले की झिल्ली होती है ये प्रभावित होती है और हृदय और नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले स्वदेशी टीडी वैक्सीन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सीआरआई कसौली के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एआई शासन के लिए मानव और डेटा संप्रभुता, 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में दूसरे इंडिया एआई समिट यानी कि सेकेंड इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मानव ढांचे का अनावरण किया है। 91 देशों द्वारा समर्थित एआई के जिम्मेदार उपयोग पर यह केंद्रित है। और ये जो एआई जो इन्होंने ये ढांचे का अनावरण किया, इसका नाम है मानव। मानव का अर्थ क्या है? एम फॉर मॉरल, ए फॉर अकाउंटेबल, एन फॉर नेशनल सोवरेनिटी, ए फॉर एसेसिबल एंड वी फॉर वैलिड। ये क्या है? ये एक नैतिक ढांचा है जो कि एआई के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए और उसको निर्देशित करने के लिए बनाया गया है। अब जो अगला एआई समिट होगा ये 2027 में जेनेवा में होगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई शासन के लिए अनावृत मानव ढांचे में एन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे एन का अर्थ क्या दिया हुआ है? नेशनल सोवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता। और राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता होता क्या है? ये नागरिकों के डेटा को उसी देश के कानूनों के अधीन होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी संग्रहित हो। तो मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि इसमें मानव ढांचे का अनावरण किया गया है। ये होता क्या है, ये इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट एआई समिट जो होगी वो कहाँ पे होगी और कब होगी? तो वो 2027 में जेनेवा में होगी।
और जो ये सेकेंड AI इम्पैक्ट समिट हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्टेला 10 वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कोणांक कोर ने इसका परीक्षण किया है। और ये कौन सी प्रणाली का प्रयोग करती है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका प्रयोग हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले खतरों से रक्षा के लिए किया जाएगा। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये लगभग 6 से 10 किलोमीटर तक सटीक निशाना और हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब इसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में परीक्षण की गई स्टेला 10 मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो ये 6 से 10 किलोमीटर की है। ये देखिए, ये है स्टेला 10। आगे बढ़ते हैं। LSD के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक बनाया गया है। LSD क्या होता है? लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इसके लिए पहला बायोबैंक अहमदाबाद में बनाया गया है। अहमदाबाद के फ्रिज संस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया है। और 2008 से 2025 तक के 530 रोगियों के जैविक नमूने और डेटा का संग्रहण इसमें किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि ये दुर्लभ आनुवंशिक रोग के लिए निदान और उपचार को विकसित करे। और ये एक ऐसी सुविधा है जहां जैविक नमूनों और संबंधित स्वास्थ्य डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाएगा। और ऐसा करने में सहयोग कौन करेगा? तो ये टिग्स बेंगलुरु के साथ मिलकर स्टेम सेल आधारित रोग मॉडल भी इसका भी विकास किया जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्या होता है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सेल में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स होने लगते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जो है सेल्स में टॉक्सिन्स के कलेक्ट हो जाने से होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है और फिर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला व्यापक AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क 15 फरवरी 2026 को इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है। इसमें 7 मार्गदर्शक सिद्धांत पर यह आधारित है, जिसमें विश्वास, लोक प्रथम और जवाबदेही ये प्रमुख हैं। और इसका दृष्टिकोण ये रहेगा कि ये स्वतंत्र कानून के बिना स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में सुरक्षित AI इनोवेशन को बढ़ावा दे और नियामकों को नवाचार अनुकूल नियम बनाने का भी ये सुझाव देगा। मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए AI का प्रयोग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले व्यापक AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क का आधार कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? तो ये है 7। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पुडुचेरी के बीच समुद्री समझौता हुआ है। 12 फरवरी 2026 को समुद्री अनुसंधान और तटीय विकास को मजबूत करने के लिए 5 सालों के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। और इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? नोडल अधिकारी और संयुक्त कार्य समूह के द्वारा किया जाएगा। और इसका लक्ष्य ये रहेगा कि ये तटीय लचीलापन और समुद्री संसाधनों के कुशल प्रबंधन को कर सके। अब इसमें सहयोग के 6 स्तंभ हैं। इसमें मेनली क्या क्या शामिल है? तो इसमें मत्स्य पालन, अपतटीय पवन ऊर्जा, अलवड़ीकरण, तटीय कटाव प्रबंधन, समुद्री स्थानिक परियोजना और डीप सी मिशन, ये सब इसमें शामिल है। यानी कि मेनली इन एरियाज पर इसमें वर्क किया जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पुडुचेरी सरकार के बीच समुद्री सहयोग हेतु हस्ताक्षरित समझौता MOU कितने वर्षों के लिए वैध है? तो ये 5 वर्षों के लिए वैध है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 4 मोन्स मोटन 4 लैंडिंग साइट। चंद्रयान 4 जो है इसके लैंडिंग के लिए एक साइट का निर्धारण किया गया है जिसका नाम है मोन्स मोटन 4। 9 फरवरी 2026 को इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मोन्स मोटन 4 का चयन किया गया है इसकी लैंडिंग के लिए। और मोन्स मोटन है क्या? ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक ऊंचा पर्वत है जहां गहरे गड्ढों में बर्फ होने की प्रबल संभावना है। और इससे क्या होगा कि ये डेटा का विश्लेषण चंद्रयान 2 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा से किया गया। अच्छा, मेनली इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो मोन्स मोटन 4 साइट का चयन किया गया है, इसका चयन चंद्रयान 2 ने किया है। चंद्रयान 2 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने किया है, जिसने बताया है कि यहाँ पर गहरे बर्फ होने की
मतलब यहाँ पे बर्फ होने की संभावना है। इसी वजह से अब चंद्रयान 4 में ये डिसाइड किया गया है कि चंद्रयान 4 की लैंडिंग मोन्स मोर्टन पर होगी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य ये रहेगा कि ये भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब कि ये चंद्रमा से मिट्टी लाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। चंद्रयान 4 के लिए संभावित लैंडिंग साइट के रूप में चयनित मोस मोन्टन 4 चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अब आप ये बताइए कि चंद्रयान 4 को कब लॉन्च, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इन सबको कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। 2 को कब किया गया था? इसको 2019 में किया गया था, 22 जुलाई 2019। और इसको किया गया था, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को इसको किया गया था। चंद्रयान 2 को किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 को कब किया गया था लॉन्च? 14 जुलाई 2013, सॉरी 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और अब जो ये चौथा चंद्रयान 4 मिशन के लॉन्च की बात चली है, ये लगभग 2027 या 28 इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लसिका फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान लाया गया है। 10 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। ये क्या है? ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले उपेक्षित यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ये लसिका फाइलेरिया यानी कि जो फाइलेरिया होती है, जिसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं, ये मच्छरों द्वारा फैलती है और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जिससे अंगों में असामान्य सूजन होती है और विकलांगता आती है। इसमें क्या रणनीति बनाई गई है कि 12 स्थानिक राज्यों के 124 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा और इंटीग्रेटेड एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। और इसका लक्ष्य ये रहेगा कि ये कोशिश ये करेगा कि ये स्थानिक क्षेत्रों में माइक्रो फाइलेरिया की व्यापकता को 1% से कम किया जा सके। तो इसमें आप मेरे लिए याद रखिएगा कि ये होता किससे है फाइलेरिया? तो मच्छरों से होता है। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है और इसकी वजह से अंगों में सूजन आ जाती है और विकलांगता होती है। और भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक लसिका फाइलेरिया को पूर्णतः समाप्त करना है? तो 2027 तक इसको पूर्णतः समाप्त करना है। आगे बढ़ते हैं। एआई संचालित होम हेल्थ केयर और बायोसेंसर्स। 7 फरवरी 2026 को भारत में दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई संचालित लाइफ कनेक्ट इकोसिस्टम लॉन्च किया है। किसके द्वारा? डॉक्टर राहुल चंदोलो और डॉक्टर विवेक कुमार के द्वारा। इसमें क्या रहेगा कि इसमें बायोसेंसर्स डेवलप किए गए हैं, जिसकी मदद से आईसीयू जैसी देखभाल घर पे ही करी जा सकेगी, क्योंकि सेंसर्स वगैरह लगे रहेंगे तो वो जैसा माहौल आईसीयू में हॉस्पिटल्स में होता है वैसा ही ये घर पे प्रोवाइड कर देंगे। एफडीए और सीई प्रमाणित बायोसेंसर्स पैच और रेस्ट बैंड का प्रयोग किया जाएगा। बायोसेंसर्स क्या होते हैं? बायोसेंसर्स एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो जैविक प्रतिक्रिया को विद्युत सिग्नल में चेंज कर देते हैं। और इसमें ट्रैकिंग किसकी करी जाएगी? इसमें ईसीजी हार्ट रेट ट्रैक किया जा सकता है, श्वसन दर को ट्रैक किया जा सकता है, ऑक्सीजन लेवल और बीपी, ये सब ट्रैक किया जा सकता है। विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम कौन सा है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है? तो यह है लाइफ कनेक्ट। अब क्योंकि पहला है इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का परीक्षण किया गया है और ये लॉन्च सामरिक बल कमान के तहत किया गया है और इसको विकसित किया है DRDO के द्वारा। ये सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है और ये कितना पेलोड कैरी कर सकती है? 1500 किलोग्राम। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि प्रक्षेपण के बाद एक प्रक्षेप पथ का ये अनुसरण करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है। ये देखिए ऐसे ऐसे जाती है फिर ऐसे गिरती है। अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता की रेंज कितनी है? तो 3000 से 3500 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड फ्यूल
डक्टेड रैमजेट का परीक्षण किया गया है, SFDR। 4 फरवरी 2026 को DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से SFDR तकनीकी का सफल प्रदर्शन किया है और नोजल लेंस बूस्टर और रैमजेट मोटर द्वारा वांछित मैक संख्या, मतलब इसमें जो भी ये लोग चाहते थे मैक स्पीड, वो गति इसमें प्राप्त करी गई है। इसका महत्व ये है कि ये तकनीक भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में सहायक होगी। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्या होती हैं कि ये 20 समुद्री माइल यानी कि 20 नॉटिकल माइल्स, जो कि लगभग 37 किलोमीटर होता है, इससे अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को ये नष्ट कर सकती है, उसको टारगेट कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि मोर देन 20 नॉटिकल माइल्स, लगभग 37 किलोमीटर। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल उड़ान प्रदर्शन किस संगठन के द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? खगोल विज्ञान अवसंरचना विस्तार और एक्सोप्लैनेट। 1 फरवरी 2026 को लद्दाख और दक्षिण भारत में 4 प्रमुख खगोल विज्ञान सुविधाओं की स्थापना की गई है और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? IIA बैंगलोर। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? ये हमारे सौर मंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये सुविधाएं कहाँ कहाँ विस्तारित करी गई हैं। एक करा जाएगा पैंगोंग झील के पास लद्दाख में सौर टेलीस्कोप, और ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक एरिया का अध्ययन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। एक होगा विशाल ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप का विस्तार, ये हेनले लद्दाख में 10 से 12 मीटर की सुविधा वाला होगा और ये भी एक्सोप्लैनेट का ही ऑब्जर्वेशन करेगा। एक करा जाएगा हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप का उन्नयन किया जाएगा, ये भी हेनले में ऑलरेडी सन 2000 से कार्यरत है, बस इसको अपग्रेड किया जाएगा। और क्या नाम है इसका? हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। एक है कॉस्मोस 2 तारामंडल, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में एक नया तारामंडल बनाया जाएगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाल ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो एक्सोप्लैनेट के अवलोकन में मदद करेगा, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पैंगोंग लेक, अमरावती, हेनले लद्दाख या तिरुवनंतपुरम? कहाँ किया जाएगा इसको? हेनले लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी डिटेल्ड न्यूज हो गई हैं जो कि पेज नंबर 33 तक थी। अब हम इसमें वन लाइनर कवर करेंगे। ये वन लाइनर पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 58 पे। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2026 में गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट किस संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया था? DRDO के द्वारा। दुर्लभ वंशानुगत चयापचय रोग इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज की कौन सी श्रेणी भारत के पहले सरकार समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक का मुख्य केंद्र है? तो यह है लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसका भी हमने पढ़ा था कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा बायोबैंक, ये वाला अहमदाबाद में। किस लिए? जो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज है इससे लड़ने के लिए, इसके उपचार के लिए किया जाएगा। और ये क्या होती है मेटाबॉलिक डिजीज? इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि सेल्स में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार किस संक्रमण को फेफड़ों से हृदय तक फैलाकर हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया है? तो यह है इन्फ्लुएंजा संक्रमण को। DRDO ने चरम वातावरण में मानव जीवन और प्रदर्शन के समर्थन के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये CSIR के साथ किया है। नवविकसित भारतीय सुपर कैपेसिटर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? 3.4। किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए डुअल फंक्शनल पोरस ग्राफीन कार्बन नॉन कंपोजिट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके एक उच्च वोल्टेज सुपर कैपेसिटर विकसित किया है? किसने विकसित किया है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ARCI ने किया है। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार रेगिस्तानी धूल का लंबी दूरी तक परिवहन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम में योगदान दे सकता है? तो इससे तो श्वसन, त्वचा और गैस्ट्रोटाइनल संबंधी डिजीजेस हो सकती हैं। ये जो धूल के कारण है, इससे तो ये सारी ही प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिजीज भी हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी हो सकती हैं।
हाल ही में एक तेजी से चलते सफेद बौने व्हाइट ड्वार्फ तारे के चारों ओर कौन सी घटना देखी गई है? बोशॉक। टॉप अटैक क्षमता वाली किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का हाल ही में महाराष्ट्र में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा किया गया है, MPATGM के द्वारा। किस अंतरिक्ष मिशन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके 2026 में भारत के पहले प्रक्षेपण को चिन्हित किया है, लेकिन तीसरे चरण में एनोमली का अनुभव किया है? PSLV C-62 रॉकेट। ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। भारत प्रत्यक्ष वाहन संपर्क के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 2026 के अंत तक कौन सी संचार तकनीकी शुरू करने की तैयारी कर रहा है? तो ये व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीकी की तैयारी कर रहा है। किस पुराने फ्रीजिंग विरोधाभास यानी कि फ्रीजिंग पैराडॉक्स को हाल ही में पहली बार सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके स्पष्ट किया गया है? यह है एपेम्बा इफेक्ट। क्या होता है ये एपेम्बा इफेक्ट? ये इफेक्ट ये कहता है कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी की तुलना में ज्यादा जल्दी जम जाता है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं एपेम्बा इफेक्ट। शोधकर्ताओं ने सूजन से कैंसर तक लिवर की बीमारी के बढ़ते पर नजर रखने के लिए हाल ही में किस आनुवांशिक तकनीकी का प्रयोग किया है? तो ये यूज किया है सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग का। हाल ही में किस डाइटरी पैटर्न को लिवर कोशिकाओं को तनाव उत्तरजीविता स्थिति में धकेलने वाला पाया गया है, जिससे लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? मेनली इसमें बोला गया है कि अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से लिवर कैंसर का खतरा बढ़ता है। हाल ही में किस दवा प्रतिरोधी कवक फंगल पैथोजन को मानव त्वचा पर बने रहने की क्षमता के कारण तेजी से फैलने वाले वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है? तो यह है कैंडिडा ऑरिस। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी साइंस एंड टेक की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िए, कई बार रिवाइज करिए, और क्योंकि रिवीजन से ही आसानी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।